नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिल्म वर्ल्ड में। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियली हालत कैसी है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में एनुअल रिपोर्ट के बारे में अच्छे से समझाया है कि एनुअल रिपोर्ट कैसे रीड किया जाता है, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की कि ऑल द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से बैलेंस शीट क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर बैलेंस शीट कैसे रीड कर सकते हैं और अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने जैसा कि आपसे कहा था एक लाइव एग्जांपल लिया है मार्केट से आईटीसी लिमिटेड का। आज की इस वीडियो में आपको आईटीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, अच्छी और बुरी बैलेंस शीट में क्या अंतर होता है और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसकी एनुअल रिपोर्ट में मिल सकती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी आई बटन पर मिल जाएगी। अब मैं जल्दी से चलता हूं आईटीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, लेटेस्ट बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की। दोस्तों, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में मेन 3 एस्पेक्ट होते हैं। वन इज असेट, सेकंड इज लायबिलिटीज एंड थर्ड इज इक्विटीज। Equities and liabilities are on one side and assets are on another side basically. Equities and liabilities are considered कि जहाँ से पैसा मिलता है, sources of fund, जहाँ से कंपनी में पैसा मूव होता है, and assets are like जहाँ पे पैसा डिप्लॉय होता है, जहाँ पे पैसा कंज्यूम किया जाता है। आइए मैं जरा आपको पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज वाले सेक्शन को समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट सेक्शन है इक्विटी, और इक्विटी में भी पहला आपको दिखाया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल से मतलब है कि एक कंपनी जब भी कोई बिजनेस शुरू करती है पहली बार, तो जो भी पैसा ओनर के द्वारा लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने पहली बार बिजनेस शुरू किया तो उसने 100 शेयर इशू किए 10 रुपए पे, तो उस कंपनी की ओवरऑल कैपिटल हो जाएगी 100 इंटू 10, टोटल 1000 रुपीज। वो 1000 रुपीज आपको यहाँ दिखाने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी कोई भी कंपनी जब पहली बार आईपीओ लेकर आती है तो वो कभी भी फेस वैल्यू पर अपना शेयर इश्यू नहीं करती, वो हमेशा फेस वैल्यू से ज़्यादा करते हैं। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान ले रहे 100 रुपीज़ का शेयर्स है और उस कंपनी ने 15 रुपीज़ में इशू किया है, तो दोस्तों किस तरह से इसका अकाउंट फॉर किया जाएगा। 100 इंटू 10, 1000 रुपीज आ जाएगा हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड 100 इंटू 5 जो कि 5 रुपीज एक्सेस है उसकी फेस वैल्यू से, दैट विल कम अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, दैट विल कम अंडर अदर इक्विटी पार्ट। अदर इक्विटी इज नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस ओनली। दोस्तों, इसके अलावा अदर इक्विटी में आते हैं सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लेते हैं कोई भी कंपनी जो साल का प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाने के बाद कुछ पार्ट डिविडेंड का बांट देती है शेयर होल्डर को, और डिविडेंड बचने के बाद जो पैसा बचता है दोस्तों वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिजर्व्स मतलब अदर इक्विटी इस वाले केस में, और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी टोटली फिगर बन के हमारी इक्विटी का बन जाता है उस कंपनी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये जो पूरा कॉर्पस है 57,000 रुपीज का, ये हम लोगों से बिलोंग करता है, ये शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। इसलिए किसी भी कंपनी में अगर इसका वैल्यू बढ़ता चले जाएगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं लाइबिलिटीज साइड में। दोस्तों, लाइबिलिटीज यहाँ 2 तरह के दिखाए गए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। एज द नेम सजेस्ट, करंट लायबिलिटी से मतलब है दोस्तों वो सारी लायबिलिटीज जो कंपनी को अगले 1 साल में चुकानी है, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के बियॉन्ड चुकानी है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में दोस्तों किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में जो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज मिलेगी वो मिलेगी बोरिंग्स की। उस कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या की हुई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग से मतलब है हो सकता है किसी बैंक से लोन ले रखा हो, कोई बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, और दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म पर्पजेस के लिए। जैसे कंपनी ने मशीनरी बिल्डअप कर लिया, फैक्ट्रीज बिल्डअप कर लिया, अपने ऑफिस बिल्डअप कर लिए, वो सब आप इस पर्टिकुलर केस में देख सकते हैं कि ये बहुत ही नॉमिनल फिगर है 7 करोड़ का, जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारे रिलेवेंस नहीं रखता है। दोस्तों, बोरिंग प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन एनी कंपनीज बैलेंस शीट। क्या होता है, जैसे कि हमारा देश
पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 से परेशान है, एक स्लो डाउन चल रहा है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट में हैवी बोरिंग्स रहेगी, हैवी डेट रहेगा, तो उस कंपनी के लिए ऐसी परिस्थितियों में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लोज है नहीं कंपनी के पास, लेकिन उन्हें अपनी बोरिंग को सर्व करना होगा, इंटरेस्ट का चुकाना होगा और इसके रीपेमेंट्स भी करने होंगे। तो ध्यान दीजिए, हमेशा ऐसी कंपनियों की तरफ देखिए जो कि अपनी बैलेंस शीट में कम बोरिंग करती है। और ये कम बोरिंग दोस्तों हमेशा रेफरेंस से आप चेक कर पाएंगे इस कंपनी का पास्ट ट्रेंड क्या है और इस कंपनी का बाकी इंडस्ट्रीज का एवरेज क्या चल रहा है, हमें इसको देखना होगा। दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रेशियो हम बोरिंग से चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी की ओवरऑल बोरिंग, ओवरऑल डेट, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है, इन दोनों का रेशियो क्या है कंपनी की ओवरऑल इक्विटी शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में। यानी कि रेशियो बनेगा टोटल बोरिंग्स डेट डिवाइड बाय कैपिटल। ये रेशियो दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर लेस देन 1 आएगा, यू कैन थिंक अबाउट फर्दर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। अभी नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद दोस्तों बाकी हम देखते हैं लायबिलिटीज प्रोविजंस हैं, कुछ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटीज है। दोस्तों यहाँ पे हमें सामने कुछ नोट्स दिए गए, हमें एक इन नोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर में ये फिगर का जस्टिफिकेशन क्या है, ये फिगर का कैलकुलेशन बेस क्या है। आप देख सकते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का फिगर है 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नथिंग, आप ऐसा मान लीजिए कंपनी ने अपना इनकम टैक्स का लायबिलिटीज आने वाले सालों में कुछ डेफर कर दिया है, कुछ पोस्टपोन कर दिया है। ये एक्चुअली डिफरेंस बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज टैक्स एक्ट के हिसाब से। इसके बारे में आपको किसी फर्दर वीडियो में एनालिसिस करके बता दूंगा। अब हम दोस्तों मूव करते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज जैसे कि बताया था मैंने, ऑल सच लायबिलिटीज जो कि कंपनी को अगले आने वाले 1 साल में चुकानी है। करंट लायबिलिटीज में दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए किसी बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखे हुए हैं, कैश क्रेडिट लेके रखे हुए हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट आपको करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाई देने लगेंगे। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑल्सो कंसिडर एज डेट कंपनी के बैलेंस शीट में, तो डेट्स और इक्विटी वाला रेशियो में ये फिगर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू नहीं है, इसलिए हम आगे मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। दोस्तों ट्रेड पेबल यानी कि कंपनी के क्रेडिटर्स की, कंपनी जहाँ से कंपनी अपनी सप्लाईज लेती है, वो सभी जिनका पेमेंट पेंडिंग है 31 मार्च 2019 वो दैट विल कम अंडर ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड पेबल के जो अमाउंट है दैट कम्स टू 4341 करोड़ इन 19 एंड 4160 करोड़ इन 18। दोस्तों ट्रेड पेबल लाइक एनी अदर रेशियो एक रेफरेंस में हमें देखने पड़ेगा कि कंपनी का पिछले पास में क्या ट्रेंड रहा है ट्रेड पेबल्स का, और कंपनी इंडस्ट्रीज में कैसे परफॉर्म कर रही है ट्रेड पेबल के लिए। ट्रेड पेबल और बाकी सब रेशियोज के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक समरी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये रेशियो किस तरह से मूव हो रहे हैं आईटीसी के पर्टिकुलर केस में। दोस्तों इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज हैं, प्रोविजंस हैं एंड करंट टैक्स लायबिलिटीज है। इनके लिए हमें उनके रेस्पेक्टिव सेक्शंस पर जाना होगा, शेड्यूल पे जाना होगा। 19 है, 18 है, 16 है एंड 20 है। यहीं से हम अच्छे से अंडरस्टैंड ले पाएंगे कि इसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन का बेस क्या है। सिंस जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 18th नंबर शेड्यूल पे जाके और देखते हैं कि 18th शेड्यूल में आईटीसी ने क्या एक्सप्लेन करके रखा हुआ और ये फिगर कैसे कैलकुलेट होकर 18th में आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रेचर लायबिलिटीज कुछ पेंडिंग है। हो सकता है कुछ जीएसटी के बिल पेमेंट हो सकता है कुछ वैट वगैरह का पेमेंट पेंडिंग हो इस कंपनी के लिए, वो सारी लायबिलिटीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगेन दिस हैज टू बी चेक विद सम रेफरेंस कि पास्ट ट्रेंड क्या रहा है इस कंपनी का, और नेक्स्ट हमें एनुअल बैलेंस शीट में इसे वेरीफाई करना होगा वेदर दिस हैज बीन पेड और नॉट। स्टैंड अलोन फिगर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमने देख लिया करंट लायबिलिटीज एंड बाकी प्रोविजंस एंड करंट टैक्स लायबिलिटीज का फिगर बहुत बड़ा नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर बनता है तो भी हमें इसका फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा इनके रेस्पेक्टिव नोट्स में जाके। दोस्तों ये तो हमने देख लिया लायबिलिटीज साइड, इक्विटी साइड। अभी हम मूव करते हैं असेट साइड की तरफ। दोस्तों आईटीसी का बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाता है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि करंट लायबिलिटीज में ऑल द करंट असेट्स जिससे पैसा हमें एक
साल में मिल जाएगा दैट इज करंट असेट्स, और जो कि मोर देन 1 साल के वाले पीरियड के लिए दैट इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इट इज नथिंग बट फिक्स्ड असेट्स ऑफ द कंपनी की, कंपनी के आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, उनके ऑफिसेज है, ऑल विल कम अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये फिगर को आप कैसे एनालिसिस करेंगे? अगेन दोस्तों दिस हैज टू बी चेक विद सम रेफरेंस ओनली कि पास्ट में इस कंपनी का क्या ट्रेंड रहा है, इस कंपनी के जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी 100 रुपीज का फिक्स एसेट लगा रही है और केवल 500 रुपीज इसका टोटल टर्नओवर कर रही है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो 70 रुपीज का फिक्स एसेट से 600 रुपीज और इनफैक्ट 700 रुपीज का टर्नओवर कर रही है। तो डेफिनेटली हम कंपनी बी में जाना चाहेंगे क्योंकि कंपनी बी इफेक्टिवली अपने फिक्स एसेट्स को यूज कर रही है। दोस्तों ये सारे एनालिसिस मैं आपको वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में फर्दर डिस्कस करूंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दोस्तों नथिंग, आप मान सकते हैं कंपनी ने कोई नया फैक्ट्री बना रही है और वो भी अंडर डेवलपमेंट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इंटेंजिबल असेट्स दोस्तों जैसे मान लेते हैं हम लोग कभी भी विंडोज सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमें पेड सॉफ्टवेयर खरीदना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर आप देख नहीं सकते, वो आपको इनविजिबल है। सेम वे कंपनी के पास हो सकता है कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हो, कुछ पेटेंट्स हो, कुछ सॉफ्टवेयर हो, वो सभी इस पार्ट में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, कुछ वहाँ पे R&D में खर्चा हो गया, वो सब यहाँ पर आएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल असेट्स कि हो कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दैट अमाउंट इज समवेयर 14,000 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हैं दिस अमाउंट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट इन नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 में जाने के बाद ही हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये फाइनेंशियल फिगर कहाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारा कंपनी ने अपने सब्सिडरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, ITC ग्लोबल है एक्सेट्रा, तो वी कैन वेरी वेल समराइज कि ये कंपनी की सब्सिडरीज में इन्वेस्ट है एंड देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर एक इंडिविजुअल फिगर के शेड्यूल में जाकर ही, नोट्स में जाकर ही हम वेरीफाई कर पाएंगे कि उसका बेस क्या है, उसका जस्टिफिकेशन कंपनी ने क्या दिया हुआ है। सेम वे दोस्तों आप बढ़ते हैं लोन्स। हो सकता है कंपनी ने अपने कुछ स्टाफ को लोन दे रखे हो, आपने कुछ सप्लायर्स को लोन दे रखे हो, सप्लायर्स को एडवांस दे रखो, ऑल विल कम अंडर दिस लोन सेगमेंट एंड वो हमें फर्दर नोट्स में जाकर ही समझ में आएंगे दोस्तों। सेम वे इनकम टैक्स असेट्स, कुछ है नहीं, कंपनी पिछली बार 18 करोड़ रुपए हो सकता है एडवांस देकर रखा हो, इस बार कोई भी वैल्यू नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट्स अगेन वी हैव टू रेफर द नोट ओनली, नोट में जाने के बाद ही हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये वैल्यू क्या है। एंड दोस्तों नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना नोट्स को स्टडी किए हुए हम एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट नहीं स्टडी कर पाएंगे। कुछ कंपनी ने मशीनरी खरीदने के लिए एडवांस देके रखा हुआ है 352 करोड़ का एंड कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग है, कुछ स्ट्रेचर अथॉरिटी हो सकता है कंपनी को कुछ बिजली विभाग में JVNL वगैरह को कुछ डिपॉजिट देके रखा हो, वो सारे सब यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब हम मूव करते हैं करंट असेट्स की। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों करंट असेट्स इज लाइक ब्लड ऑफ द कंपनी। एक कंपनी अगर एक पूरी बॉडी है उसमें करंट असेट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे आर लाइक ब्लड ऑफ द कंपनी, जो कि रेगुलर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। करंट असेट्स से कोई भी कंपनी अच्छे से अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकती है। करंट असेट्स में दोस्तों सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब समझते हैं कि जो कंपनीज का जिस कंपनी जो अपने सप्लायर से सामान लेती हैं उसको फर्दर प्रोसेस करती है, देन आगे मार्केट में सेल करती है और जो कुछ रह जाता है उसे अपनी बैलेंस शीट में कैरी करती है। तो दिस all will come under inventories। दोस्तों again inventory has to be checked with some reference. This reference can be industry and this reference in the past as well। Again दोस्तों इन्वेंट्रीज को हमें चेक करना पड़ता है कि कंपनी ने कितने दिन की इन्वेंट्रीज होल्ड की गई है। हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जो कम से कम इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में होल्ड करे और अधिक से अधिक उसको सेल करते रहे। इसको हम कैसे करते हैं मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में सिखाऊंगा दोस्तों। सेम वे करंट असेट्स में हम देखेंगे अदर इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकते हैं। कंपनी ने बैंक में जो पैसा पड़ा हो उसको बैंक में ना रखने के बजाय कहीं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो दैट इज कमिंग हेयर। ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों, जब भी कहीं कोई कंपनी उधारी पर माल बेचती है और वहां से जो पैसा मिलना होता है उन्हें, दैट विल क्लासीफाई अंडर ट्रेड रिसीवेबल पार्ट। एंड ट्रेड रिसीवेबल को भी हमें एक रेफरेंस में चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के ओवरऑल सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल का कितना महत्वपूर्ण रोल है। पिछली बार ये ट्रेड रिसीवेबल लेवल क्या था और इस बार ये रिसीवेबल का लेवल क्या है, इसको मैं आपको आगे वाले पार्ट में कैलकुलेट करके दिखा दूंगा दोस्तों।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप समझ गए होंगे, कैश है, बैंक बैलेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोन्स हो सकता है कंपनी ने अपने कुछ स्टाफ को एडवांस सैलरी देकर रखा हो या फिर कुछ सप्लायर को एडवांस पेमेंट किया हो, ऑल विल कम अंडर लोन सेगमेंट। अदर्स दोस्तों, अदर्स में हमें देखना पड़ेगा 1300 सिग्निफिकेंट अमाउंट आ रहा है तो डेफिनेटली हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर में ऐसा क्या है जो कंपनी ने 6th नोट्स में हमें देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टर को जो एडवांस वगैरह दिया है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आईटीसी का बैलेंस शीट का एनालिसिस कंप्लीट होता है। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो रेफरेंस की मैं बात कर रहा था वो रेफरेंस अपना रोल प्ले करते हैं। ये दोस्तों आईटीसी का बैलेंस शीट है, पिछले 10 सालों का बैलेंस शीट ये ड्रॉ किया है। जो अभी एनुअल रिपोर्ट हम देख रहे थे वहीं से ये फिगर ड्रॉ की गई है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने डिस्कस किया, रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने डिस्कस किया, बोरिंग्स है, करंट लायबिलिटीज है, जो कि फिक्स एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कुछ किए हैं एंड करंट एसेट्स एक्सेट्रा। दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे करंट एसेट्स में डेटर्स का, कि डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल हमेशा एक रेफरेंस में चेक किए जाते हैं। तो डेटर्स के लिए जो डेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स। आप देख सकते हैं डेटर्स डिवाइड बाय सेल्स, डेटर डेज इस कंपनी का पिछले 10 सालों में 20 से बढ़कर 30 दिन हो गया है। यानी ये कंपनी जहां पहले 20 दिनों में अपना पैसा रिकवर कर पा रही थी, वहीं अब ये 30 दिनों में अपने पैसे रिकवर कर पा रही है एंड इट इज नॉट ए डेफिनेटली पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। आई वाज सेइंग अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर की इन्वेंट्री हम ऑलवेज वी वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन सच कंपनी जो कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, जो हाई इन्वेंट्री यानी जो कम से कम इन्वेंट्री में अधिक से अधिक सेल कर पाए। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों इन्वेंट्री डिवाइड बाय सेल्स। इसका रेशियो 4 से बढ़कर अभी 6 दिन हो गया, यानी पहले कंपनी 4 दिन का इन्वेंट्री रखती थी और अभी 6 दिन का इन्वेंट्री रख रही है। अगेन इट इज नॉट ए पॉजिटिव साइन। दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स टर्नओवर की, कि आखिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था किसी भी कंपनी का फिक्स एसेट्स का फिगर स्टैंड अलोन हमें कुछ नहीं सिखाता, उसे एज ए रेफरेंस में ही चेक करना पड़ता है। हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो 1 रुपए के फिक्स एसेट्स के सामने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए रेवेन्यू बुक करके दे। अपने पास्ट से कंपेयर करेंगे और उसे एज ए इंडस्ट्री में कंपेयर करेंगे। अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो हम देख सकते हैं आईटीसी का फिक्स एसेट टर्नओवर 2010 में था 2.20 जो कि 2.5 हो गया 2019 आते आते। दोस्तों फिक्स एसेट टर्नओवर का रेशियो होता है सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स, और ये हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। मैंने आपको बताया था उसके अलावा बैलेंस शीट में दोस्तों एक आइटम है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोस्तों बहुत नेग्लिजिबल है 7.89 ओनली एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इधर कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 है डेफिनेटली, जो कि अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों इसको हम समझेंगे प्रॉफिट वाले जब जिस टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे। बट फिर भी आप समझ लिए दिस इज लाइक कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हमारी जितनी कंपनी में कैपिटल रखी हुई है उसके सामने। अब हम बात करते हैं टोल बाई T&W। जैसा कि मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में, यदि मैं सम कर दूँ तो नॉन करंट लायबिलिटीज का एंड करंट लायबिलिटीज का जो टोटल होकर आएगा उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने इक्विटी वाले पोर्शन से, कि इक्विटी वाले पोर्शन के सामने मेरी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का क्या रेशियो बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो दोस्तों 1 से भी कम है और ये बहुत ही अच्छा साइन है उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। सेम वे दोस्तों मैंने बताया था आपको करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, स्टॉक्स हैं, एसेट्स में एंड अदर लायबिलिटीज है, इनका रेफरेंस हमें चेक करना पड़ता है करंट रेशियो के थ्रू भी, कि करंट रेशियो क्या कहता है। करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, की उस कंपनी के करंट असेट्स और करंट असेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज का क्या रेशियो बनता है। तो आप देख सकते हैं 2010 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सालों में इस कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर है, जो कि एक हेल्दी पोजीशन हमें दिखाता है। दोस्तों इसी के साथ ही मेरा आईटीसी का बैलेंस शीट का एनालिसिस कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए आईटीसी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस और समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एनालिसिस में भी कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि बाकी सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और अगले वीडियो तक दोस्तों मुझे आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।